हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो, अपन ने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कोशिका विभाजन, जो न्यू चैप्टर था वो कोशिका विभाजन मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बारे में मैंने आपको सामान्य बताया, जानकारी दी थी कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होती है, और इसका एक दो क्वेश्चन देखा था अपन न्यूमेरिकल। और उसके बाद में अपन देखते हैं सेल साइकिल पढ़ रहे थे। सेल साइकिल में भी इंटरफेज अवस्था और एम फेज के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। और सेल साइकिल में इंटरफेज अवस्था और जो सेल साइकिल था ना, वो सेल साइकिल के बारे में मैं बता रहा था। देखो, ये एक बार तो मैंने समझा दिया था और ओरल में आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। और इसमें क्या है, देखो, जो G0 फेज है इसके बारे में बता दिया था, G1 अवस्था, GS और G2 और M फेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे होता है, सेकंड चेक पॉइंट कहाँ पे होता है, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, एस अवस्था में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन की केंद्रक में डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, एस संश्लेषण अवस्था में होता है इसमें, इसीलिए असंश्लेषी अवस्था बोला गया है इसे। स्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होता है, तारक केंद्र का द्विगुणन होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किस किस अवस्था में हो रहा है, वो हो रहा है किसमें, G2 और एस अवस्था में, ठीक है। और जो एस अवस्था के बारे में मैंने बता दिया। और सेकंड चेक पॉइंट पाया जा रहा है कहाँ पे, एस और G2 अवस्था के मध्य। और फर्स्ट चेक पॉइंट पाया जा रहा है कहाँ पे, सॉरी, सेकंड जो चेक पॉइंट पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है G2 और M अवस्था के मध्य। और फर्स्ट चेक पॉइंट पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है G1 और S अवस्था के मध्य। देखो, इसी सेल साइकिल को थोड़ा यूज करते हुए आज अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने इस सेल साइकिल से आपको बताया क्या क्या बताया कि जो G2 और G1 अवस्था है ना, G2 और G1 अवस्था है, उसमें क्या बन रहा है, वो बन रहा है आरएनए व प्रोटीन का क्या हो रहा है, संश्लेषण। प्रोटीन का क्या हो रहा है, संश्लेषण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन है ये, कि कौन सी अवस्था में प्रोटीन का और आरएनए का संश्लेषण होता है। देखो, एस अवस्था में क्या हो रहा है, एक ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एस संश्लेषी अवस्था है, एस अवस्था में क्या हो रहा है, एस अवस्था में, ये मैंने जो पीछे वाली क्लास थी उसमें भी काफ़ी बार बताया था और अब भी स्टार्ट करते हुए यही बताया है मैंने कि एस अवस्था में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन, हिंदी में बोले तो प्रतिकृतिकरण, जो कि अपन पढ़ेंगे कहाँ पे पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन बायोटेक में अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और काफ़ी अच्छे से मैं इसको समझाने वाला हूँ किसको, डीएनए रेप्लिकेशन को। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपन पढ़ते रहेंगे। देखो, एक सेल साइकिल में अगर एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ये क्या होता है, एपोप्टोसिस यह होता है, ये क्या होता है कि सेल सुसाइड, सेल क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, सेल अपनी आत्महत्या कर लेती है। क्यों कर लेती है? देखो, जो जीवन अवस्था है फर्स्ट चेक पॉइंट पर, उसमें आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो क्या कर लेगी, खुद सुसाइड कर लेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, सेल सुसाइड। होती कहाँ पे है ये क्रिया, कौन सी, एपोप्टोसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके तारे सितारे स्टार सब कुछ लगाना चाहो लगा लेना। एपोप्टोसिस की क्रिया आ चुकी है, इसका मतलब क्या होता है, वो होता है सेल सुसाइड। और ये होती कहाँ पे है, ये होती कौन से पॉइंट पे है, फर्स्ट चेक पॉइंट पर होती है। कहाँ पे होती है, फर्स्ट चेक पॉइंट पर। और फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे है, बताओ एक बार कमेंट करो जल्दी से। फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे है, जीवन और एस अवस्था के मध्य क्या है, फर्स्ट चेक पॉइंट है। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली क्लास में, लेकिन अब मैं लिखाने का कार्य कर रहा हूँ। वो क्या है कि फर्स्ट जो चेक पॉइंट ना, वो कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट जो चेक पॉइंट ना,
फर्स्ट जो चेक पॉइंट है वो कौन सी अवस्था के मध्य पाया जा रहा है, G1 और S अवस्था। और यहाँ पे होता क्या है, अगर डीएनए में डैमेज, कोशिका के डीएनए में अगर डैमेज है तो वो क्या होगी, डैमेज है या क्षतिग्रस्त है, तो यानी कोशिका में डीएनए में डैमेज है या क्षतिग्रस्त है तो वहाँ पे क्या करेगी, चेक करेगी, डीएनए डैमेज को क्या करेगी, चेक करेगी। चेक करता है कौन, फर्स्ट चेक पॉइंट, और अगर उसकी मरम्मत होती है तो वो मरम्मत कर देता है और आगे भेज देता है, वरना कौन सी क्रिया हो जाती है, एपोप्टोसिस यानी सेल सुसाइड कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सेकंड चेक पॉइंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो सेकंड चेक पॉइंट से क्वेश्चन क्या है वो देखो, पाया कहाँ पे जा रहा है सेकंड चेक पॉइंट, G2 और M फेज के मध्य कौन सा पॉइंट पाया जा रहा है, सेकंड चेक पॉइंट है ना। और इसमें कार्य क्या होता है सेकंड चेक पॉइंट पर, वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हो कहाँ रहा है, ऐस अवस्था में। ऐस अवस्था में हुआ तो डीएनए रेप्लिकेशन सही हुआ या नहीं, अगर सही नहीं हुआ तो वो वापस किस अवस्था में भेज देगा, G2 अवस्था में भेज देगा। सही हुआ या नहीं, इस चेक पॉइंट को कोशिका तभी पार कर पाएगी जब उसमें डीएनए रेप्लिकेशन सही हुआ हो। और यह भी देखा जाता है कि कोशिका क्या है, तनाव में तो नहीं है, कोशिका में टेंशन तो नहीं है, कोशिका तनाव में नहीं होनी चाहिए। अगर तनाव में है तो वो वापस G2 अवस्था में भेज देता है, और G2 अवस्था वापस S अवस्था में भेज देती है, किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वापस भेज देती है। कौन, सेकंड चेक पॉइंट भेज देता है इसको। और अगर सेकंड चेक पॉइंट से अगर इसमें डीएनए से रेप्लिकेशन सही हुआ है तो वो क्या करेगा, वो आगे भेज देगा किसमें, एम फेज में, और एम फेज में क्या होगा, कोशिका विभाजित हो जाएगी। इंटरफेज अवस्था में एक टाइम का आया था, टाइम कितना लग रहा है इंटरफेज अवस्था में, वो लग रहा है, फिर से मैं बता दूँ, 90 से 95% का समय लग रहा है। और जो अपने पास में जो ये था कौन सा, एम फेज अवस्था में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 5 से 10% का समय लगता है। मैंने मानव कोशिका ली थी 24 घंटे का समय बता के, उसमें से 22 से 23 घंटे मैंने बताया था इंटरफेज अवस्था में रहेगी, यानी कोशिका विभाजन की तैयारी में रहेगी। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो एम फेज है उसमें कितनी देर रहेगी, लगभग 1 से 2 घंटे में क्या हो जाएगी, एम फेज में कोशिका डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं कोशिका चक्र का नियमन। अब देखें कोशिका चक्र का नियमन। देखो, हाँ देखो, कोशिका जो है ना, कोशिका चक्र का नियमन कैसे होता है, वो होता है आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होता है। कोशिका जो चक्र है वो क्या होता है, आनुवांशिक रूप से क्या होता है, नियंत्रित रहता है। आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होता है या नियंत्रण में रहता है, और इसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल यानी आनुवंशिक रूप से क्या होता है, नियमन होता है किसका, कोशिका चक्र का। और जो नियमन में है ना, जो कोशिका चक्र है नियमन है, नियमन में क्या है, जो प्रोटीन होती है ना वो कौन सी यूज होती है, तो नियमन में साइक्लिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नियमन में कौन सी प्रोटीन प्रयुक्त होती है, साइक्लिन प्रोटीन एवं साइक्लिन यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन प्रोटीन क्या होती है, प्रयुक्त होती है। क्या होती है, साइक्लिन प्रयुक्त।
साइक्लिन क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। अब यह मत पूछना कि प्रोटीन क्या होती है, क्योंकि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कौन से चैप्टर में? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बायोमोलिक्यूल, उसी में मैंने आपको बता दिया था प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। स्टार्च वगैरह है, ग्लूकोज है, इनके बारे में मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको बता दिया था। तो कोशिका चक्र का नियमन हो गया कि नहीं होगा? कैसे? क्योंकि जो कोशिका चक्र का जो नियमन है वो किस रूप में कंट्रोल होता है? वो होता है जेनेटिक कंट्रोल, यानी आनुवंशिक रूप से नियंत्रण होता है। और साइक्लिन प्रोटीन, आप ध्यान रखना कि इसमें प्रोटीन कौन सी यूज होती है? साइक्लिन प्रोटीन यूज होती है। और इस पर डिपेंड होने वाली जो साइक्लिन प्रोटीन है वो प्रोटीन यूज हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट तो आपको यह साइक्लिन प्रोटीन ही ध्यान रखना है। देखो एक और चीज है, अपने में जो यूकेरियोट्स है ना, उनमें तो ये अवस्था होती है कोशिका विभाजन में। कौन सी? जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था। G2 अवस्था होती है कि नहीं होती? उसके बाद में कौन सी अवस्था आ जाती है? एम अवस्था, यानी एम फेज। ये कौन सी है? एस अवस्था। और ये कौन सी है? जीवन अवस्था। कोशिका चक्र भी यूं ही चलता है, G0 से G1, S, G2 और एम फेज, ये चलता है ना। लेकिन ध्यान रखना, यह अवस्था है ना, यह अवस्था जीवाणु या किसमें? प्रोकैरियोट्स में। कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्या जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में है ना यह अवस्था नहीं देखी जाती? में नहीं होती। कौन सी? G1, S, G2, उसमें सीधी एम फेज होती है। किसमें? गुणसूत्रों में, जीवाणु में या प्रोकैरियोट्स में। अब चूंकि अपन कोशिका सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि मानव के मैंने गुणसूत्र होते क्या हैं? खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, इसके बारे में मैंने बता दिया था, गुणसूत्र का नामकरण बता दिया था और उसके टाइप बता दिए थे। तो आपको पता होगा कि मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है 2n बराबर 46 गुणसूत्र, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और ये 2n का मतलब होता है द्विगुणित। 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। और n का मतलब क्या होता है? अगुणित, यानी डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। द्विगुणित को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ। द्विगुणित को बोलते हैं डिप्लॉइड और अगुणित को बोलते हैं हैप्लॉइड, जिसे अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? अगुणित को। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 गुणसूत्र है, डिप्लॉइड है, ठीक है। और जोड़े में उपस्थित होंगे तो कितने? 23 जोड़े, हाँ 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। किसमें? मानव में, जिसमें x और xy जो गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था और अपन आगे इसमें जेनेटिक्स में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया क्या बताया कि एक होती है जीवन अवस्था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोबारा से बता रहा हूँ। ये कौन सी? एस अवस्था। ये होती है G2 अवस्था। और उसके बाद में अपने पास में कौन सी आती है? एम अवस्था। कौन सी आती है? एम अवस्था, जिसे बोलते हैं विभाजन अवस्था। एम अवस्था को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विभाजन की अवस्था या विभाजन अवस्था। और इसी के बाद में ही क्या होता है? किसके बाद में? एम अवस्था के बाद में क्या होता है? या तो कोशिका माइटोसिस करेगी। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, जिसमें 100% DNA क्या होता है? पुत्री कोशिका में या डॉटर कोशिका में सेम होता है। और एक होती है मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था तभी थोड़ा थोड़ा बता दिया था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो एस अवस्था को क्या बोलते हैं? देखो, एम अवस्था को तो बोलते हैं विभाजन की अवस्था। अगर G2 फेज है, G2 अवस्था को क्या बोलते हैं भाई? पश्च रेप्लिकेशन अवस्था। मैंने ये आपको बता दिया था किसमें?
सेल साइकिल में अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप जो सेल डिवीज़न का फर्स्ट क्लास है उसको देखने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एस अवस्था को बोल रहे थे अपन डीएनए रेप्लिकेशन की अवस्था। एस अवस्था में क्या हो रहा था? डीएनए रेप्लिकेशन। यह मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। और जीवन अवस्था को बोलते हैं पूर्व, यानी बाद की अवस्था। किसके? रेप्लिकेशन के बाद की अवस्था या पहले की अवस्था? पहले की अवस्था, रेप्लिकेशन से पहले की अवस्था। ठीक है, पूर्व रेप्लिकेशन अवस्था। ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो, मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। होते क्या है, कैसे हैं? डिप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं, यानी द्विगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है 23 गुणसूत्र। ठीक है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बारे में मैंने जस्ट पहले ही बता दिया। देखो, अगर ये अपने पास में कोशिका है ना, ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, और अंदर मैं गुणसूत्र बना रहा हूँ। अंदर क्या बना रहा हूँ? गुणसूत्र बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? जैसे 1 2 3 और चलते जाएंगे। कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। और जोड़े कितने हैं? 23 जोड़े हैं। देखो, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? केंद्रक में पाया जाएगा गुणसूत्र। और गुणसूत्र बना किससे होता है? डीएनए होता है, क्रोमोमियर है, क्रोमोनेमा है, ये मैंने आपको बता दिया था, सेंट्रोमियर है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो, ये केंद्रक है और ये एक प्रकार की क्या है? कोशिका है। देखो, अगर अपन देखते हैं, ये गुणसूत्र बाहर लेवे, फिर से मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ये गुणसूत्र बाहर लेवे तो ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा गुणसूत्र? तो ये जो टोटल है ना, वो क्या है? एक गुणसूत्र। क्या है? एक गुणसूत्र। इस प्रकार के कितने गुणसूत्र हमारे पास मानव कोशिका में? वो है 46 गुणसूत्र। और वो क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है, 46 गुणसूत्र है। अब देखो, अलग पेन से दिखाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर क्या है? डीएनए है या क्रोमेटिड है? इसके अंदर क्या है? डीएनए है या ये प्रकार से क्या है? क्रोमेटिड है। इसके अंदर जो डीएनए है ना, इसे ही क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। यह सेंट्रोमियर है, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र है, नोर है, यह मैंने आपको बता दिया था। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? इस पूरे भाग को बोलते हैं वन क्रोमेटिड। वन क्रोमेटिड। और ये कितने? 46, यानी 2C। जीवन अवस्था में कितना गुणा होता है? 2C, यानी गुणसूत्रों की समान मात्रा होती है जीवन अवस्था में। जीवन अवस्था में गुणसूत्रों की समान मात्रा होती है किसकी? क्रोमेटिड की। अब आगे बताऊंगा मैं आपको कि जो जीवन अवस्था है, G2 अवस्था में कितने क्रोमेटिड होते हैं, कितने गुणसूत्र रहते हैं। देखो, गुणसूत्र तो है ना 46 गुणसूत्र ही होंगे, लेकिन क्रोमेटिड की संख्या क्या है? चेंज हो जाती है। तो जीवन अवस्था को क्या बोलते हैं? जीवन अवस्था को बोलते हैं रेप्लिकेशन पूर्व। रेप्लिकेशन की कौन सी अवस्था है? रेप्लिकेशन की पूर्व अवस्था है कि नहीं है? देखो, ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र क्रोमेटिड का समूह है। क्या है? गुणसूत्र है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? ये डीएनए पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा? ये क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है। आप समझने की कोशिश करना थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको कुछ अदर आवाज़ आ रही होगी, और ये आवाज़ आ रही बिजली कड़कने की। ऐसी सिचुएशन में मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, तो इससे ये तो बनता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो अपने दोस्त लोग हैं उनको बता सकते हैं। उनको बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। तो ये अपने पास में क्या है? वन गुणसूत्र है।
ये क्या है, 1 गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये क्या है, 1 गुणसूत्र है। गुणसूत्र कितने, 46 पाए जाएंगे एक कोशिका में, 2n यानी डिप्लॉइड प्रकार के पाए जाते हैं। और ये क्या है, 1 डीएनए, यानी डीएनए क्या है, 46 डीएनए। और इस टोटल को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। किसको बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। इन दोनों को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। इसके बाद में देखो एस अवस्था आएगी ना, एस अवस्था आएगी। और एस अवस्था में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। देखो अब लाइट भी जा सकती है क्योंकि बरसात आ रही है बाहर बहुत ज़्यादा। जितनी देर लाइट रहेगी उतनी देर तो अपन क्लास रिकॉर्ड करेंगे। फिर अपने पास में देखते हैं G2 अवस्था। इसका मैट्रिक इधर है देखो, है ना। अब आती है G2 अवस्था। और G2 अवस्था में क्या होगा, देखो ये क्या है, एक डीएनए है। और ये G2 अवस्था में क्या हो गया, दूसरा डीएनए या क्रोमोसोम बन गया। ये एक गुणसूत्र है। ये क्या है, एक गुणसूत्र है। और ये दूसरा गुणसूत्र हो गया ना। ये टोटल मिला के क्या है, एक गुणसूत्र है। इसके अंदर क्या है, ये अपने पास में डीएनए आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया, डीएनए आ गया। अंदर क्या आ गया, डीएनए आ गया, है कि नहीं है। और देखो इनको क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये कितनी है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया। इसमें कितने हैं, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, एक डीएनए था ना, और ये एक डीएनए, तो कितना हो गया, 2 डीएनए। 2 डीएनए मतलब इसकी मात्रा कितनी हो गई, 4C, डबल हो गई। तो अगर अपने पास में इधर बात करें, गुणसूत्र की संख्या कितनी, यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी, गुणसूत्र की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, वो है 46। और कितने हैं, डिप्लॉइड यानी 2n है। और यहाँ पे क्या है, वो है डीएनए व क्रोमेटिड कितने, क्रोमेटिड कितने, एक है। और कितना, 2C। यहाँ पे क्या है, 4C। ये कितना है, 2C। 2C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड की संख्या, क्रोमेटिड की संख्या। अब देखो एस अवस्था में कुछ ही नहीं होगा, एस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो कॉपी बना देगी किसकी, डीएनए की कॉपी बना देगी। लेकिन गुणसूत्र की यहाँ पे भी संख्या कितनी है, G2 अवस्था में भी गुणसूत्र की संख्या क्या है, ये कौन सी अवस्था है, G2 अवस्था है। तो G2 अवस्था में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, वो होगी 2n। 2n का मतलब वही 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, डीएनए व क्रोमेटिड की संख्या क्या होगी, डीएनए व क्रोमेटिड की संख्या है ना, वो यहाँ पे बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगा। और 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीएनए या क्रोमेटिड की संख्या। इसको बोल रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और इसको एक को क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आपको पता होगा, पता क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि जीवन अवस्था में, ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि जीवन अवस्था में है ना, वो गुणसूत्र की संख्या G2 अवस्था में भी सेम रहती है, जीवन अवस्था में भी सेम रहती है। लेकिन इसमें किस अवस्था में, एस अवस्था में और G2 अवस्था में जो क्रोमेटिड की संख्या है ना, क्रोमेटिड की संख्या वो डबल हो जाती है, यानी डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, क्रोमेटिड की संख्या डबल हो जाती है। लेकिन गुणसूत्र तीनों अवस्थाओं में सेम रहते हैं। इसके बारे में कल अपन क्वेश्चन देखेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। अगर आपका दिल करता है आपको
5% भी क्लास समझ में आई है ना तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको 5% भी क्लास समझ में नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, वो अपने कोई नहीं है। लेकिन आप रिएक्ट करना क्लास पे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको देखो थोड़ी सी भी क्लास समझ में आई ना तो आप मेरे से लगातार जुड़े रहिए और मैं आपको बायोलॉजी का ये मानो कि किंग बना दूंगा आपको। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। चलो मिलते हैं आप जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।